हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा। जीएस हब सिविल सर्विसेज क्लासेज के सफलता बैच में आपका स्वागत है। सफलता बैच में हम लोग करंट अफेयर और इतिहास के कुछ वीडियो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर डाउट रहता है कि इन चीज़ों को कैसे करना है ताकि हम मुख्य परीक्षा में इसको अच्छे से कर पाएँ। तो यह सफलता बैच के सीरीज का वीडियो है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों में आए बदलाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार 3 बार से बीपीएससी में इस टॉपिक से एक 8 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। जब से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बदलाव आया है, तब से यह एक अभिन्न प्रश्न बन गया है जो प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा, प्रीवियस ईयर में 68 बीपीएससी में 1858 का भारत शासन अधिनियम पूछा गया था। 69th बीपीएससी में 1892 का एक्ट पूछा गया था। वैसे ही इस बार के लेटेस्ट एग्जाम 70वीं बीपीएससी में 1861 का भारत शासन अधिनियम पूछा गया था। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसमें जो ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां हैं वह मोस्टली जो पूछा है अभी तक, मोस्टली क्या सभी तीनों के तीनों वही पूछा है 1857 के बाद वाली, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी आधार पर हमें अगले मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है कि जो प्रश्न आएगा प्रशासनिक नीतियों से संबंधित वो 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों से संबंधित रहेगा और इसका 99% चांस होता है। 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, जो कि 1858 से 1858 के भारत शासन अधिनियम से आरंभ होकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक चला, और इस पूरे पीरियड को क्राउन शासन कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1757 में पलासी वार के बाद जब भारत में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ, तो वह जो आधिपत्य था वह कंपनी आधिपत्य था। इससे पहले का जो रूल था वो कौन सा था? वो कंपनी रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन का कार्य देखती थी। इससे पहले कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय प्रशासन का काम देखती थी। इस कंपनी रूल के दौरान थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि 1858 के पहले की ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ कैसी रही। तो कंपनी रूल के दौरान 1772 का एक्ट आया, उसके बाद 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद ऐसे ही सीरीज चलता रहा। फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि किसी भी समय अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन की घोषणा की जा सकती है और इस एक्ट की समाप्ति कभी भी हो सकती है। इसी दौरान 1857 की क्रांति
1857 की क्रांति में हुए व्यापक संघर्ष ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को अवसर दे दिया और इस अवसर के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। कंपनी शासन को समाप्त करने के बाद जो भारत सरकार में शासन चला वह क्राउन का शासन कहा जाता है। यह 1858 से 1947 तक चला। अब देखते हैं क्राउन शासन के आरंभ की कुछ बातों को। भारत में क्राउन शासन 1858 से 1947 ईस्वी की शुरुआत होती है, यानी कि भारत में क्राउन शासन की शुरुआत 1858 में होती है, जो अनवरत रूप से 1947 तक चलती है। इस दौरान जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अधिनियम पास हुए उनको भारत सरकार अधिनियम के नाम से संबोधित किया जाता रहा। भारत सरकार अधिनियम की शुरुआत 1858 से हुई, जिसने 1857 की विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी। वायसराय ने गवर्नर जनरल की जगह ली और भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन से मामलों का प्रबंधन करता था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने धर्म में हस्तक्षेप न करने, कानून के समक्ष समानता और प्रशासन में सीमित भारतीय भागीदारी का आश्वासन दिया। इस अवधि की पहचान केंद्रीकृत शासन, सैन्य पुनर्गठन और आर्थिक शोषण से हुई, जिसमें संसाधनों का दोहन ब्रिटिश लाभ के लिए किया गया। दमनकारी नीतियों के बावजूद क्राउन शासन ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को प्रेरित किया, जिससे 1947 में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था क्राउन शासन का। अब देखते हैं ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों की विस्तृत जानकारी। स्टार्ट करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 से। भारत सरकार अधिनियम 1858 मुख्यतः 1857 के विद्रोह द्वारा प्रेरित था। इसके प्रमुख प्रावधान में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। वायसराय के पद की स्थापना। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक पद की स्थापना की गई। ब्रिटिश कैबिनेट में यह एक नया पद था जो भारतीय शासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। भारत परिषद की स्थापना की गई। लंदन में 15 सदस्यीय परामर्शदात्री परिषद का गठन हुआ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता करती थी। सेना पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटिशों ने भारतीय सेना पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया, जिससे भारतीय नेतृत्व की प्रभावशीलता कम हो गई, क्योंकि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से जो 1857 का विद्रोह था वह मुख्यतः सैन्य विद्रोह था। इसीलिए सेना का विभाजन कर उसे प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। केंद्रीकृत शासन। भारत में प्रशासन और कानून प्रवर्तन पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ा दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के गठन के संबंध में अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा को मजबूत किया, जिसमें भारतीयों के लिए सीमित अवसर का प्रावधान किया गया था। आर्थिक शोषण। भारत के संसाधनों का शोषण जारी रहा।
जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। सीमित भारतीय प्रतिनिधित्व। भारतीयों के लिए कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार नहीं हुआ। शक्ति पूरी तरह से इस दौरान ब्रिटिशों के हाथ में रही। तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता अथवा प्रावधान थे। अगर आप इन प्रावधानों को अच्छे से की पॉइंट में शॉर्ट नोट्स बना के रख लें और बार बार रिवीजन करते रहें, तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आप एक अच्छा उत्तर लिखने की स्थिति में रहेंगे। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर नंबर भी अच्छे मिलते हैं, बशर्ते कि आपको प्रावधान अच्छे से याद हो। तो आप इन प्रावधानों को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे से याद कर सकते हैं और एक प्रेजेंटेबल आंसर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर, जो था भारत परिषद अधिनियम 1861। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये हालिया 70वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। यह 8 नंबर का प्रश्न था, जिसके लिए 2 पेज प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें उसका आंसर देना था। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के प्रमुख प्रावधान। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ। वायसराय को अपनी परामर्शदात्री परिषद में कुछ भारतीयों को शामिल करना आवश्यक हो गया, जो शासन में भारतीय भागीदारी की दिशा में एक कदम था। अगला प्रावधान है विकेंद्रीकरण की शुरुआत, जिसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां लौटाई गई। ये विकेंद्रीकरण का प्रावधान 1861 में किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पूर्ण केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। इसके तहत जो प्रांतीय गवर्नरों की विधायी शक्तियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया था और एक केंद्रीकृत शासन की नींव रखी गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1861 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया गया और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, जिसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां लौटाई गई। हालांकि ये जो कानून बनाएंगे उस पर अंतिम जो निर्णय था वो वायसराय का ही होना था, अर्थात वायसराय की सुपीरियरिटी को बनाए रखा गया। बिना वायसराय की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता था। वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दी गई। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का प्रमुख सोर्स माना जाता है। यह आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए वायसराय को दिया गया था। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख प्रावधान विभागीय व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान करना था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के विभागीय व्यवस्था को 1861 में मान्यता दे दी गई। अगला प्रावधान था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 में विधायी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन आधिकारिक बहुमत बनाए रखा गया। परिषद के कार्यों का विस्तार हुआ, जिसमें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्तियां शामिल थी। हालांकि अभी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। इसके अतिरिक्त परिषद सदस्यता के लिए चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यह चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष ही सही, परंतु इस
अधिनियम के द्वारा भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, जो कि भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। तो यह था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान, जिनको आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से याद कर सकते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अर्थात मार्ले मिंटो सुधार। इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहले का जो 3 अधिनियम था 1858, 1861 और 1892, यह तीनों ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो संभावनाएं हैं कि इसके बाद वाले अधिनियम अगली परीक्षाओं में पूछे जाए। हालांकि हमें पढ़ना सभी अधिनियम को है जो 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के तहत भारत में आए थे। अब चर्चा करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पर। इसके प्रमुख प्रावधान थे परिषदों का विस्तार, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की सदस्यता बढ़ाई गई, जिससे अधिक भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। परिषदों का विस्तार कर केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की सदस्यता बढ़ाई गई, जिससे अधिक भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय प्रतिनिधित्व अधिक भारतीय सदस्य, लेकिन बहुमत अभी भी अंग्रेजों या ब्रिटिशों के पास रहा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। मुसलमान अपने स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे, जिससे सांप्रदायिक विभाजन गहरा हुआ। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का सबसे विवादित प्रावधान यही था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। माना जाता है कि भावी पाकिस्तान के जन्म को प्रशासनिक रूप से इसी अधिनियम के तहत मान्यता दे दी गई थी। अन्य प्रावधानों की ओर चर्चा करते हैं, जिसमें प्रमुख था सीमित विधायी शक्तियाँ। परिषदें कानूनों पर चर्चा कर सकती थी, लेकिन उन्हें पारित नहीं कर सकती थी। अंतिम निर्णय ब्रिटिशों का ही रहता था। नामांकन प्रणाली। कुछ सदस्यों को वायसराय द्वारा नामित किया जाता था, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण सुनिश्चित होता था। बजट पर चर्चा। परिषदें बजट पर चर्चा कर सकती थी, लेकिन उसे वीटो नहीं कर सकती थी। हालांकि इस अधिनियम के ही द्वारा बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को दे दिया गया था। प्रांतीय शक्तियाँ। प्रांत स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन मुख्य मामलों पर केंद्रीय नियंत्रण बना रहा। तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता थी। यह विशेषता अथवा प्रावधान थी। जिसमें परिषदों का विस्तार, भारतीय प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सीमित विधायी शक्तियाँ, नामांकन प्रणाली, बजट चर्चा, प्रांतीय शक्तियाँ आदि प्रमुख था। अब बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर, जो था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे लोकप्रिय रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित श्रेणियों में विभाजित किया गया। हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों का नियंत्रण था और आरक्षित विषयों पर गवर्नर और कार्यकारी परिषद का नियंत्रण स्थापित था। इसके अतिरिक्त एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई, जिसमें राज्य परिषद, ऊपरी सदन और विधानसभा निचला सदन शामिल था। अधिकांश विधायी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। 1919 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यही था।
इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पृथक निर्वाचक मंडल का इसमें विस्तार किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान 1919 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1919 का प्रमुख विशेषता या प्रावधान, जिसका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो मुख्य परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगले अधिनियम की ओर चर्चा करते हैं, जो है भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि यह हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा स्रोत रहा है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान सीधे तौर पर भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और कुछ अन्य प्रावधानों को संशोधित रूप से संविधान में शामिल किया है। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि यह जो अधिनियम है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों पर। संघीय संरचना, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर संघीय प्रणाली की शुरुआत। ब्रिटिश भारत और रियासतों को शामिल किया गया। हालांकि इस संघीय संरचना में अधिकांश रियासतें संघ से नहीं जुड़ी। प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन समाप्त कर अधिकांश विषयों पर प्रांतों को पूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था 1919 के अधिनियम में कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसी द्वैध शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की नींव रखी गई। अगला प्रावधान था द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। केंद्रीय विधायिका में राज्य परिषद, ऊपरी सदन और विधानसभा निचला सदन की स्थापना की गई। इससे पूर्व जो द्विसदनीय विधायिका थी वह राज्यों में थी। मताधिकार और चुनाव, संपत्ति आधारित सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों आदि के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। राज्यपाल और कार्यपालिका, गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां दी गई। कुछ मामलों में गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति युक्त थे। रियासतें संघ में शामिल हो सकती थी, लेकिन अधिकांश ने ऐसा नहीं किया, जिससे एक संघीय प्रणाली कमजोर पड़ गई। अल्पसंख्यक अधिकार, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों को और मजबूत किया गया। संघ की असफलता, रियासतों के शामिल न होने से भारतीय संघ पूरी तरह लागू नहीं हो सका। सीमित स्वायत्तता, अधिनियम में कुछ स्वायत्तता दी, लेकिन रक्षा और विदेश मामलों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। तो यह था 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रमुख प्रावधान। देख सकते हैं आप, ये प्रमुख प्रावधान था जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में समाहित किया गया था। अब आगे चर्चा करते हैं और चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर, जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लंबे समय से चले आ रहे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की समाप्ति का घोषणा करता था। यह 1757 में आरंभ हुए ब्रिटिश आधिपत्य के समापन का अधिकार पत्र था। देखते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों की ओर।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रमुख प्रावधान। ब्रिटिश शासन का अंत। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। विभाजन। भारत दो स्वतंत्र प्रभुत्वशाली राज्यों यथा भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का उन्मूलन यानी कि भारत सचिव पद का समापन कर दिया गया। इस पद को समाप्त कर इसके सभी कार्य कॉमनवेल्थ मामलों के सचिव को सौंपे गए। संवैधानिक प्रमुख। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख बने जिनके अधिकार सीमित थे। इसी क्रम में ये जो गवर्नर जनरल का पद है भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ कंटिन्यू रखा और गणतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे 1950 में वह राजगोपालाचारी बने और इसके साथ ही इनके और वह अंतिम भी बने क्योंकि उनके समय ही इस पद को समाप्त कर दिया गया और इस पद के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति का पद गठित किया गया जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक और प्रचलित है। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रमुख प्रावधान। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह आपकी मुख्य परीक्षा में सहायक होगा। आज हम लोगों ने चर्चा किया है 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों से संबंधित सभी अधिनियमों का। अब थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और हमें उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए। तो लेटेस्ट उदाहरण ही ले लेते हैं 70वीं बीपीएससी वाला जिसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम पूछा गया था। तो आपका प्रश्न इस तरीके से रहेगा। अठारह सौ इकसठ का भारत परिषद अधिनियम। तो प्रश्न जो है ऐसा ही रहेगा आपके कॉपी में। अब देखते हैं कि इसका हम उत्तर कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए आपको भूमिका लिखना होगा। इसके बाद मुख्य भाग में आपको 1861 के भारत परिषद अधिनियम अथवा भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करनी होगी। आपको शॉर्ट में ही ये लिखना है जैसा कि आपको पता होगा कि यह शॉर्ट कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जाता है जिसके लिए 8 नंबर और 2 पेज प्रोवाइडेड किए जाते हैं। तो इसमें आपको प्रावधान लिखना है। प्रावधान को शॉर्ट में ही लिखना है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना है। अभी इसी में आगे क्या कर सकते हैं, मुख्य भाग में ही लिख सकते हैं कि जो प्रावधान उसमें किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, इसका जो है प्रभाव क्या पड़ा भारत पर। प्रभाव, इसका प्रभाव देख सकते हैं कि प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव में आप 2 पॉइंट सकारात्मक लिख दें। सकारात्मक में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं और इसके साथ आप 2 पॉइंट इसका नकारात्मक प्रभाव लिख दें। क्योंकि हमारे पास टाइम, पेज दोनों ही लिमिटेड होता है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में
सभी जानकारी प्रस्तुत कर सकें। तो जैसे कि इसके लिए थोड़ा सा हम देख सकते हैं, प्रावधान तो ऊपर मैंने बता दिया है। अब देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव था। तो सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें विभागीय व्यवस्था को मान्य किया गया। और जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि भारत में अभी भी विभागीय व्यवस्था प्रचलित है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इस प्रावधान का प्रासंगिकता इसी में निहित है कि इसको वर्तमान में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के जरिए जारी रखा गया है। सीमित ही सही, परंतु भारतीयों को पहली बार प्रशासन में इस अधिनियम के तहत भागीदारी मिली। नकारात्मक शब्दों की चर्चा करें तो नकारात्मक में आप देख सकते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि इसमें बहुत सीमित भारतीय भागीदारी थी, बहुत सीमित। उसमें भी जो लोग अंग्रेजों